आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग वैदिक संस्कृति को पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता को भी हम लोग ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री यानी कि इतिहास। सबसे स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि इतिहास का कुल 3 कालखंड होता है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमने पूरा पाषाण काल को पढ़ा, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। और एक ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल हम लोगों का पूरा फिनिश था। फिर हमने आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी हमने पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हमने एक चैप्टर पढ़ा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी हमने जस्ट पिछला क्लास में यानी कि पिछला वीडियो में हमने ख़त्म किया। तो हमारा हिस्ट्री का 2 पोर्शन ख़त्म होता है, एक प्रागैतिहासिक काल और एक आद्य ऐतिहासिक काल। आज से हम लोग ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर रहे हैं और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग 3 खंड पढ़ेंगे। सबसे पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। इतना सारा चीज़ हम लोगों को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा आज से, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत एवं साक्ष्य। देखिए हिस्ट्री के अंतर्गत जितने सारे तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जितने सारे तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उन्हें हम लोग ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोत। और इन्हीं ऐतिहासिक स्रोतों से ही हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जानने का जो मेन स्रोत था वो था खुदाई। यानी कि खुदाई के दौरान जितने सारे अवशेष मिले, उन अवशेषों के आधार पर उस कंप्लीट सभ्यता का हम लोग अध्ययन किए। तो इतिहास के अंतर्गत जितने सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं और उनका जहाँ से जानकारी मिलता है, उन जानकारी का जो स्रोत है उन्हें हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत। क्लियर है? तो चलिए हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। तो पहला लाइन है ऐतिहासिक स्रोत, जो मैंने आपको समझाया। तो अतीत को जानने की प्रवृत्ति मनुष्य में प्राचीन काल से ही रही है। हम लोग पाषाण काल से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर इतिहास इसी रूप में सृजित हुआ है।
इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। यानी कि इतिहास के जो जानने का जो जितना भी रिसोर्सेस है उन्हें हम लोग ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। अब है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो देखिए हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वह है प्राचीन इतिहास। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा तो ये चैप्टर उन कंसेप्ट पर बेस्ड है, यानी कि हम लोग इस चैप्टर में वही चीज़ पढ़ेंगे जहाँ से चीज़ें सामने आई है। यानी कि हिस्ट्री को जानने के लिए क्या क्या या फिर किन किन तथ्यों को या फिर किन किन रिसोर्सेस को हम लोग रखते हैं। जैसे कि मान के चलिए कहीं खुदाई हुआ, वहाँ से कोई सिक्का निकला और वो जो सिक्का था उसको जब देखा गया पुरातात्विविदों के द्वारा तो उसमें पाया गया कि उस सिक्का में किसी शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे यह अंदाज़ा निकल सकता है कि हो ना हो उस समय का शासक संगीत प्रेमी रहा हो, है ना। मान के चलिए कहीं खुदाई हुआ, वहाँ से एक तलवार निकला बहुत लंबा और उस तलवार में एक नाम मिला, जैसे कि मान के चलिए सम्राट अशोक का नाम मिला, देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी क्योंकि अशोक अपने ज़्यादातर चीज़ों में अपना जो नाम है वो देवनाम प्रियदर्शी का ही यूज़ किया है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इससे क्या अंदाज़ा निकलता है कि हो ना हो ये तलवार, हालांकि मिर्च जैसा दिख रहा है, ये तलवार समझिए आप, तलवार, ये तलवार है ऐसा मान लीजिए। तो अगर इस तलवार में देवनाम प्रियदर्शी का नाम मिला है तो इससे क्या अंदाज़ा निकलता है कि ये तलवार सम्राट अशोक का ही हो सकता है और जिस जगह से निकला है हो ना हो यहाँ से उनका कुछ उस जगह पे वो युद्ध वगैरह किए होंगे या फिर इसी तरह करके कुछ जानकारी सामने आती है। तो इन्हीं तथ्यों को आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा। इस सभ्यता का जो जानकारी है वो सारा का सारा पुरातात्विक स्रोत ही था। पुरातात्विक स्रोत। फिर है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आएगा? तो कोई साहित्य का नाम आ सकता है, जैसे कि चाणक्य के द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र पुस्तक, फिर वेद पुराण, जितना सारा चीज़ था वेद पुराणों से भी, फिर जैसे कि कोई बुद्ध साहित्य भी हो सकता है, जैन साहित्य भी हो सकता है ना, बुद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इन सब चीज़ों से हमें जानकारी मिल सकती है। फिर है विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे कि हर्षवर्धन ने वैनसोंग के ले लीजिए या फिर मेगास्थनीज को ले लीजिए। मेगास्थनीज ने, जो मेगास्थनीज था वो मौर्य वंश, ये मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। तो हो ना हो इस पुस्तक में मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार से जो विदेशी यात्री भारत आए थे तो वो कोई ना कोई जानकारी इकट्ठा करके गए होंगे और वे अपनी पुस्तक में लिखे होंगे। तो इससे हमें ऐतिहासिक काल के बारे में या फिर कुछ ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानकारी देता है। ऐतिहासिक स्रोत के बारे में नहीं, जिस समय वो आए थे उस समय के बारे में वो अपनी पुस्तक में जानकारी जरूर देंगे। तो शॉर्ट में एक बार देखिए, पुरातात्विक स्रोत, फिर साहित्यिक स्रोत, फिर विदेशी यात्रियों का विवरण। कोई भी विदेशी यात्री अगर भारत आएंगे
तो जिस समय वो भारत आएंगे उस समय का जानकारी जरूर देंगे। फिर साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में जितने सारे साहित्य हैं, जैसे जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, और फिर जो अलग अलग राइटर ने अलग अलग पुस्तक लिखा, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। तो इन सब पुस्तकों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत, तो अवशेष वगैरह से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आइए इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम, विश्वसनीय साधन माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि सम्मिलित है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। और प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन निम्नलिखित है। देखिए, जैसे कहीं खुदाई हुआ, मान के चलिए वहाँ से कोई सिक्का मिला, सिक्का में कुछ शासक या फिर किसी चीज़ का सिंबल है, तो उस सिंबल को अध्ययन जब हम लोग करेंगे तो जिस समय ये सिक्का मिला है उस समय के बारे में हमें कुछ जानकारी मिल जाती है। तो इससे यह अंदाज़ा लगता है कि उस समय का प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार था, या फिर उस समय किस चीज़ का प्रचलन था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी मिल सकती है। उसी प्रकार से मान के चलिए कोई अभिलेख है, तो जिस समय कोई अभिलेख मिलता है तो उस समय की व्यवस्था को दर्शाता है। इसी तरीके से हम लोग पुरातात्विक स्रोतों में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, और उस सभ्यता का जो मेन सोर्स था वो पुरातात्विक स्रोत ही था। यानी कि पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही एक पूरी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहला टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत में सिक्के। तो देखिए, तो सिक्कों का अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनते थे। फिर भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, जो अधिकांश चांदी तथा तांबे से निर्मित थे। मौर्य काल के समय आहत सिक्कों का प्रयोग होता था। अधिकांश सिक्के चौकोर तथा कुछ वर्गाकार एवं गोलाकार थे। अभी तक आपको 2 लाइन याद रखना है। सबसे पहला ये मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मैटिक्स, और ये आहत सिक्के। देखिए, कुछ कनेक्शन के ज़रिए हम लोग चीज़ों को याद भी रखेंगे। तो मान के चलिए सिक्का है, कोई सिक्का, तो सिक्का के ऊपर कुछ वैल्यू लिखा रहता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया नहीं, 5 रुपया। वर्तमान सिक्का का हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो वैल्यू लिखा रहता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा रहता है। तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू से आप न्यूमिस्मैटिक्स लिंक करके याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको याद करने के पर्पज़ से बताया। और फिर है ये वाला आहत सिक्के यानी कि पंचमार्क कॉइन। तो ये आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में आहत सिक्के प्रचलन में था। और अगर वंश पूछेगा या फिर काल, तो स्पेशली आपको याद रखना है मौर्य काल में आहत सिक्का चलता था। उसके बाद है आहत सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब तथा हरियाणा के कबीलाई गणराज्यों द्वारा जारी किए गए थे, जिनमें योधे गणराज्य प्रमुख था। ये आपको याद रखना है, योधे गणराज्य। फिर प्राचीन भारत के आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ के प्रतीक मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर शासकों और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लेखित हैं। अब देखिए, यहीं से हमें इतिहास की जानकारी काफ़ी सारा मिलती है। प्राचीन भारत का अगर हम लोग सिक्का का बात करें तो कुछ सिंबल मिलेगा, कुछ प्रतीक, जैसे अंदाज़ा लगेगा कि उस समय क्या क्या
मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकता शॉर्ट में बोले तो, क्योंकि उसमें कुछ सिंबल ही मिलेंगे। लेकिन जब हम लोग बात के सिक्कों का बात करें, जैसे कि समुद्रगुप्त का सिक्का में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो उसी से अंदाज़ा लगता है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी था, है ना। तो इसी तरीके से जो बाद का सिक्का हुआ उसमें शासकों का और देवताओं का नाम और उनका तिथियां भी उल्लेखित था। तो इससे काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, जैसे कि वो कौन सा देवताओं को मानते थे, किस धर्म को मानते थे, और फिर किस टाइम का सिक्का था, ये सब के बारे में। प्राचीन भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक शासकों को दिया गया है, जिन्होंने दूसरी तथा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन है कि सबसे पहला सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है इंडो ग्रीक शासकों को। तो ये आपको याद रखना है। तो एक कनेक्शन लगाते हैं, जैसे कि स्वर्ण सिक्का है, स्वर्ण सिक्का यानी कि गोल्ड मेडल, सॉरी मेडल नहीं, कॉइन, गोल्ड। तो गोल्ड में एक वर्ड छुपा हुआ है, गोल्ड, ये आधा ल और ड यानी कि अल्ड। तो अल्ड से आपको याद रख सकते हैं ये इंड, अल्ड इंड, इंड से इंडो ग्रीक। इस तरह करके आप एक लिंक लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। फिर शासकों से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियों ने भी प्राचीन काल में अपने कुछ सिक्के चलाए थे। इसमें शिल्पकारों और व्यापार की उन्नत अवस्था सूचित होती है। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है। अब ये आपको याद रखना है, सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। ये इम्पोर्टेंट है। तो याद रखने का ट्रिक देखिए, सीसा, सीसा और सातवाहन का सत, तो सीसा सत, स से साउंड आ रहा है स का, तो सीसा सत करके आप सातवाहन याद रख सकते हैं। फिर चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। जब हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम लोग वहाँ पे और अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल जो टॉपिक है वो आपको याद रखना है ऐसे डायरेक्ट। जैसे कि चांदी है, तो चांदी और यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड में चंद्र, तो चांदी से चंद्र लिंक करके, और चंद्र में और चांदी में कितना वर्ड है, तो 2 वर्ड है, तो 2 से चंद्रगुप्त 2 आप याद रख सकते हैं। फिर मयूर शैली का सिक्का गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समय प्रचलित था। तो देखिए, याद रखने का ट्रिक मयूर शैली है और यहाँ पे समुद्रगुप्त है, ये आपको याद रखना है। तो मयूर में एक साउंड आ रहा है मरने जैसा, मयूर मर, तो इंसान कब मरेगा, जब समुद्र में डूब जाएगा तब। तो समुद्र से समुद्रगुप्त लिंक कर सकते हैं। फिर गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जिससे ज्ञात होता है कि व्यापार वाणिज्य की स्थिति गुप्त काल में समृद्ध थी। देखिए, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अगर गुप्त काल में सबसे अधिक सिक्का मिले हैं वह भी सोने के सिक्के, तो ये कब पॉसिबल है, जब व्यापार या फिर व्यापार वाणिज्य की स्थिति बहुत अच्छी रही होगी, है ना। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल के सिक्के यानी कि गुप्त काल के बाद के जो काल आए, जो शासक आए, उन सब का बात कर रहा है, उसमें बहुत कम मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो अब बहुत कम सिक्के कब प्राप्त होंगे या फिर जब भी प्राप्त होंगे तो उससे क्या अंदाज़ा निकलेगा, यही कि उस समय का जो व्यापार है वो हो ना हो थोड़ा शिथिल यानी कि ढीला पड़ा होगा। तो ये कंक्लूजन सामने आता है।
फिर समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त का जो सिक्का मिला है उसमें उनको एक वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो इसी से अंदाज़ा लगता है कि वे संगीत प्रेमी होंगे। फिर सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित हैं, और ये सभी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, ओवरऑल हम लोगों ने यही पढ़ा कि जिस समय कोई सिक्का मिल रहा है और उस सिक्कों वो जो सिक्का मिल रहा है उसका अध्ययन किया जा रहा है, और उस सिक्कों पर जो निशान मिले हैं या फिर जो लिखा हुआ मिला है या फिर जो लिपि है यही सब चीज़ों से जो कंक्लूज़न निकलता है वही हम लोग यहाँ पे ओवरऑल पढ़े। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको याद क्या क्या रखना है इसमें? सबसे पहला लाइन, सिक्कों का अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मौर्य वंश में कौन सा सिक्का प्रचलन था? तो आहत सिक्के प्रचलन था। उसके बाद हम लोगों ने ये याद रखा, ये योधे गणराज्यों इंपॉर्टेंट है। आहत सिक्के सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के कबीलाई गणराज्यों में जारी किया गया था, और उसमें से सबसे प्रमुख वंश कौन सा था? तो योधे गणराज्य। सबसे पहला स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यवन शासकों को दिया जाता है। फिर सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलन था। चांदी का सिक्का गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त II, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनके द्वारा प्रचलन करवाया गया था। फिर मयूर शैली का जो सिक्का था वो समुद्रगुप्त के समय प्रचलन था। फिर गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, और ये वाला समुद्रगुप्त की जो वीणा बजाते हुए सिक्का मिला है उसमें समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी होने का प्रमाण दिया है। इतना सारा फैक्ट्स आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिलेख। तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी कि इपिग्राफी कहते हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इम्पोर्टेंट। विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ है वो ईरान के शासक डेरियस ने किया था। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, अभिलेख वर्तमान में हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं तो एक डायरी में लिखते हैं, तो वही डायरी से कनेक्शन लगा लीजिए कि उस समय डायरी जैसा कुछ होता होगा। तो डायरी तो नहीं था, अभिलेख हुआ करता था, यानी कि पत्थरों में, शिलालेख में, पत्थरों में लिख दिया, गुफाओं में लिख दिया, ये सब हुआ करता था। तो डायरी से डेरियस याद रख लीजिए। फिर प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। यानी कि उस समय तो किताब कलम तो होता नहीं था, तो कोई जानकारी अगर देना है तो या तो पत्थरों में लिख कर दिया जाता था, या फिर स्तंभों, बड़े बड़े पिलर में लिखा जाता था, ताम्रपत्रों में, दीवारों में, प्रतिमाओं में, या फिर कहीं गुफाओं में कोई जानकारी लिख दिया। तो ये सब हुआ करता था। फिर सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगदगोई से प्राप्त अभिलेख है। इन पर वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। तो उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो बोगदगोई अभिलेख, ये आपको याद रखना है। फिर सर्वप्रथम भारतवर्ष होने का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीधा क्वेश्चन यहाँ से आउट होगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें सबसे पहला भारतवर्ष होने का जिक्र किया गया है, और इसको जो लिखने वाले हैं वे हैं
कलिंग राजा खारवेल। कलिंग उड़ीसा का एक जगह है। कलिंग, अशोक यहीं पे आक्रमण किया था इस क्षेत्र को जीतने के लिए। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध, तो ये जो सारा लाइन है, सारा फैक्ट्स यहाँ से आउट हो सकता है एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना है। फिर है मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा होने का साक्ष्य मिले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट। फिर अब भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। डॉक्टर आर भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। तो देख सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्य का क्या इम्पोर्टेंस है, कि सिर्फ और सिर्फ ये जो भंडारकर नामक विद्वान है, इसने सिर्फ और सिर्फ अशोक का जो अभिलेख था, तो सिर्फ अभिलेख के आधार पर ही, अभिलेखों से ही पूरा का पूरा अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य कितना इम्पोर्टेंस हो सकता है किसी भी काल को या फिर किसी भी टाइम के इतिहास को जानने के लिए। फिर अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में मिले हैं। फिर मास्की, गुर्जरा, नीदूर एवं उदय गुलाम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्यारा कहा गया है। देखिए, जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश में अशोक के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ कुछ फैक्ट्स देख रहे हैं, तो फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह ही देखा जाता है और उनको डायरेक्ट याद किया जाता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इस चीज़ को याद ही रखना पड़ेगा कि अशोक, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, अशोक का जितना भी अभिलेख मिला है उसमें अशोक का वास्तविक नाम अशोक लिखा बहुत ही कम अभिलेखों में है, यानी कि डायरेक्ट अशोक नाम कहीं मिला ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मास्की, गुर्जरा, निदुर और उदयगुलम, ये जो 4 अभिलेख हैं, इसी में अशोक का नाम सम्राट अशोक मिला है। और बाकी जितना सारा अभिलेख है उसमें अशोक का जो नाम है वो देवानाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी करके ये मिला है, यानी कि देवों का प्यारा। तो अब यहीं पे इतना ही समझिए इसको। फिर सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये फैक्ट्स भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आउट हो सकता है कि अशोक का जो नाम है वो सम्राट अशोक यानी कि अपना नाम अशोक किस अभिलेख में उल्लेख किया है। तो मास्की, गुर्जरा, निदुर, उदय गुलाम, आप ये याद रख सकते हैं। और ये जेम्स प्रिंसेप, तो इसको याद रखने के लिए एक कनेक्शन लगाते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप, तो पढ़ लिख के इंसान क्या बनता है, एक प्रिंस बनता है, राजा बनता है। तो प्रिंस से प्रिंसेप आप याद रख सकते हैं कि पढ़ लिख के ये प्रिंस बना होगा। तो क्या पढ़ा है, तो अशोक का जो अभिलेख है उसको पढ़ने में सफलता मिली थी इसको। फिर अशोक के बाद भी अभिलेखों का परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रस्तियाँ मिलने लगी जिनमें दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इन अभिलेखों से संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनमें प्रमुख है, तो ये टेबल हमें अभी कनेक्शन के ज़रिए और कुछ ट्रिक लगा करके जैसा भी हो याद रखने की अभी हम लोग कोशिश करेंगे। एक बार समाप्त करते हैं इस टॉपिक को। तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाता है। इम्पोर्टेंट, सबसे पहले अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ है
वो ईरान के शासक डेरियस ने किया था। सबसे पहला अभिलेख भारत में नहीं, सबसे पहला अभिलेख, सबसे प्राचीनतम अभिलेख या फिर पहला अभिलेख बोगजगोई है, बोगजगोई से प्राप्त अभिलेख या फिर बोगजगोई अभिलेख, और इसमें भारतवर्ष होने का जिक्र मिलता है। सॉरी, भारतवर्ष नहीं, मिस्टेक हो गया। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजगोई से प्राप्त अभिलेख है, यानी कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगजगोई है। लेकिन सर्वप्रथम भारतवर्ष होने का जिक्र ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और इसमें कलिंग राजा खारवेल ने इसको जो है, इस अभिलेख को, हाथी गुम्फा अभिलेख को कलिंग राजा खारवेल ने लिखा है और इसमें कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। फिर अब भानुगुप्त का एरन अभिलेख, तो इसको याद रख लीजिए, ए भानु करके, भानु को बुलाइए ए भानु, तो ए से एरन, भानु से भानुगुप्त, और इसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख भारत में अशोक का ही अभिलेख है, और अशोक का जो अभिलेख है उसमें ज़्यादातर अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम पियदसी यानी कि देवों का प्यारा मिलता है। लेकिन कुछ अभिलेख हैं जैसे मास्की, गुरचरान, नीदूर, उदयगुलाम, इसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने में सफल कौन हुआ था? ये सफलता किसको मिले थे? जेम्स प्रिंसेप को। तो ये था। अब है आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये टेबल, इसको आपको याद रखना है। तो इसको याद करने की हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ट्रिक के साथ। तो देखिए, पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये खारवेल ने लिखा है और इसमें किस चीज़ से संबंधित है ये अभिलेख? तो खारवेल के शासक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण इसमें मिलता है। तो देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे? हाथी गुम्फा में हाथी को पकड़िए और खारवेल, तो वेल, यहाँ पे खार के साथ एक वर्ड छुपा हुआ है वेल, तो हाथी होता है विशाल यानी कि बड़ा, और वेल भी होता है बड़ा, तो दोनों बड़ा बड़ा प्रजाति से आप याद रख सकते हैं। हाथी था, उधर वेल था, तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, और खारवेल का ही इसमें इतिहास की जानकारी या फिर खारवेल से संबंधित जानकारी मिलती है। फिर है जूनागढ़ अभिलेख। ये गिरनार अभिलेख भी इसको हम लोग कहते हैं। ये गुजरात का एक जगह है गिरनार, तो वहीं पे है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़, तो जूनागढ़ से मिला है जूनागढ़ अभिलेख। तो ये लिखा है, ये जो अभिलेख है ये रुद्रदामन का है, तो बोला जाता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन ने लिखा है तो अपने बारे में लिखा होगा, तो इसमें रुद्रदामन के विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। शॉर्ट में रुद्रदामन का विजय के बारे में जो अभिलेख है वही है जूनागढ़ अभिलेख। इसको याद रखने के लिए देखिए, जूनागढ़, यहाँ पे वर्ड छुपा हुआ है नाग, थोड़ा जूम कर देते हैं, देखिए नाग, नाग, और यहाँ पे है रुद्रदामन में रुद्र। रुद्र किनको बोला जाता है? महादेव को, यानी कि भगवान शिव को। तो नाग भगवान शिव के गला में रहता है, तो इसी से आप लिंक कर सकते हैं जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, और इसमें रुद्रदामन के बारे में ही बताया गया है। फिर नासिक अभिलेख। देखिए, नासिक जो है वो महाराष्ट्र का एक जगह है, ये तो आपको पता ही होगा, और यहाँ पे है गौतमी बलसरी, यानी कि ये अभिलेख गौतमी बलसरी का है, यानी कि रचनाकार है ये। तो इसको याद रखने का देखिए ट्रिक, तो नासिक महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र एक वर्ड छुपा हुआ है यहाँ पे महा, यानी कि महान, और यहाँ पे है गौतमी बलसरी, तो गौतमी से याद रख लीजिए गौतम बुद्ध, अब
अपना बात नहीं कर रहे हैं, ये गौतम बुद्ध है। तो गौतम बुद्ध एक महान जो भी थे, महान थे, ऐसा याद रख लीजिए, महान महापुरुष थे। तो नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री आप याद रख सकते हैं। और इसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित, यानी कि सातवाहन वंश से संबंधित ही थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो उन्हीं के बारे में विवरण इस अभिलेख में मिलता है। फिर जब हम लोग सातवाहन वंश पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल्स में देखेंगे चीज़ों को। फिर है प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख है समुद्रगुप्त का, और इसमें समुद्रगुप्त के ही विजय और नीतियों का विवरण दिया गया है। तो इसको याद रखने के लिए एक कनेक्शन लगाते हैं, समुद्र है यहाँ पे प्रयाग है, तो प्रयाग से ऐसे याद रखिए इसको, समुद्र से प्रलय आता है। समुद्र में जब सुनामी आ जाता है तो प्रलय आता है, या फिर शॉर्ट में समुद्र से प्रलय। तो समुद्र से समुद्रगुप्त, प्रलय से प्रयाग, प्रलय प्रयाग याद रख सकते हैं आप इस तरीके से। फिर है ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल, तो यहाँ पे ये जो अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय का है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ है उसका विवरण दिया हुआ है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार, कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में की गई है। तो ऐहोल अभिलेख याद रख सकते हैं। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, मेन तो यही है याद रखना। तो होल, और यहाँ पे पुलकेशिन, तो पुल और यहाँ पे होल वर्ड को पकड़िए, यहाँ पे पुल को पकड़िए। तो मान के चलिए जब कोई पुल बनता है तो ऊपर से बनता है, पुल बनेगा तो ऊपर से बनेगा, और नीचे आने जाने के लिए कुछ होल छोड़ दिया जाता है, याद रख सकते हैं इस तरीके से। तो पुल से हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, और होल से हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। ठीक है, तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, और यही पुलकेशिन द्वितीय है। तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध का विवरण है। अब आपको ये याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किनके साथ हुआ था। तो हर्ष के साथ हुआ था। हर्ष कैसे याद रखेंगे, तो यही होल से, होल हर्ष। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए चीज़ों को, आपको याद भी हो जाएगा। फिर है भीतरी स्तंभ लेख। ये लिखा गया है स्कंदगुप्त के द्वारा, और इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण यहाँ पे मिलता है। तो याद रखिए, देखिए भीतरी स्तंभ लेख, तो भीतरी, और यहाँ पे स्कंदगुप्त में एक वर्ड है यहाँ पे, देखिए कद, स्कंद तो क और द से कद, तो जिसका कद छोटा होगा वो भीतर आसानी से घुस जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कद छोटा होगा यानी कि मान के चलिए छोटा यानी कि नाटा आदमी आराम से कहीं भी घुस सकता है, तो भीतर या फिर अंदर घुस सकता है। तो इसी से याद रख लीजिए कि भीतरी स्तंभ लेख ये है स्कंदगुप्त का। फिर है मंदसौर अभिलेख। ये है मालवा नरेश यशोधवर्मन का, और इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो मंदसौर अभिलेख, मंदसौर यह मालवा नरेश यशोधवर्मन यशोधर्मन पढ़ लीजिए, यशोवर्मन ही पढ़िए अगर आपको यही सुविधा लग रहा है तो, यशोवर्मन या फिर यशोधर्मन जो भी है। तो इसको याद रखते हैं। यहाँ पे है यशोधर्मन, तो यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है शोध, और यहाँ पे है सौर,
सौर को शोध से लिंक कर लीजिए। सौर शोध, इन दोनों को लिंक करके आप याद रख लीजिए। शुरू में थोड़ा बहुत एफर्ट लगेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यही चीज़ अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा। और लास्ट है विसनगर, विदिशा या फिर गरुड़ अभिलेख। तो ये है आपका हेलियोडोरस का। और भारत, ये मध्य भारत में भागवत धर्म होने का प्रमाण यहाँ पे मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो आपको सीधा याद रखना है। ये गरुड़ अभिलेख या फिर विदिशा या विसनगर अभिलेख, ये आपका हेलियोडोरस का है। और हेलियोडोरस जब भारत आए थे तो यहाँ आने के बाद ये भागवत धर्म को अपना लिए थे। ये इनके बारे में थोड़ा बहुत कहानी है, जब हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में आगे हिस्ट्री में तो अच्छे से हम लोग देखेंगे। अभी ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। तो एक छोटा सा कनेक्शन यहाँ पे लगाते हैं। देखिए गरुड़ है, गरुड़ देवता एक पंछी का नाम है। और ये जब उड़ते हैं तो उड़ उड़ के बहुत दूर चले जाते हैं। दूर से डोर, तो डोर को पकड़ के ये डोरस आप याद रख सकते हैं, हेलियोडोरस। तो इस डोर से दूर कौन जाएगा? गरुड़ देव उड़ उड़ के दूर चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। और गरुड़ हम लोग का भागवत धर्म में गरुड़ देवता का वर्णन है, तो भागवत से ये भागवत धर्म को आप याद रख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, जो हम लोग आज यहीं तक रखेंगे अपना सेशन को। अब इस चैप्टर को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम लोग शुरू से चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ें। तो सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हमने जाना। इस चैप्टर में बेसिकली 3 स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। जो पुरावस्तुओं को अध्ययन करने वाला होता है उन्हें हम लोग पुरातात्विद कहते हैं। 2 पुरातात्विदों के बारे में हमने पढ़ा था शुरू में ही, जैसे कि दयाराम साहनी हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे ना वही, और फिर राखाल दास बनर्जी हो गया, राखाल दास बनर्जी। फिर सिक्का के बारे में पढ़ा। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदी यवन शासकों ने जारी किया था। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलन था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्होंने चांदी का सिक्का प्रचलन करवाया था। फिर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। समुद्रगुप्त के समय मयूर शैली का प्रचलन था। फिर समुद्रगुप्त का जो वीणा बजाते हुए सिक्का जो मिला है, उस सिक्के से इनका संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। फिर अभिलेख के बारे में पढ़ा। अभिलेख का जो अध्ययन है उसको एपिग्राफी कहते हैं। सबसे पहले अभिलेख लिखने का जो प्रयास है वो डेरियस के द्वारा किया गया था। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया का बोगजगोई से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम भारतवर्ष होने का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। इसको लिखने वाले थे कलिंग राजा खारवेल, हमने याद भी किया। भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उसमें सती प्रथा का वर्णन है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, लेकिन अशोक ने अपने ज़्यादातर अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी का ही नाम वर्णन किया है। और जो अपना वास्तविक नाम है अशोक, वो मास्की, गुर्जरा, नीदुर, उदयगुलम, इन अभिलेखों में मिलता है। अशोक का जो अभिलेख है उसको पढ़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने सफलता पाई थी। फिर ये टेबल हमने अच्छे से कनेक्शन के ज़रिए याद भी रखा, और थोड़ा बहुत आपको भी इसमें एफर्ट लगाना है। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।